फ्रेंड्स, फिर से आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए सीटेट के लिए पर्यावरण अध्ययन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। तो देखिए स्क्रीन पर है क्वेश्चन, देखिए खूब गौर से। नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, चील, गरुड़, गिद्ध। ये जो है बहुत दूर तक के वस्तुओं को देखते हैं। ठीक, इस आंसर को हम ऐसे समझ सकते हैं, निम्न जीव समूहों में से मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख पाने में सक्षम समूह है चील, गरुड़, गिद्ध। ठीक है, ये लोग बहुत दूरी तक देखते हैं। लंबा क्वेश्चन, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। इसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि को में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो अब जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, झूम खेती इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम खेती। इसको आंसर को हम ऐसे समझ सकते हैं, झूम कृषि पूर्वी भारत भाग में अत्यधिक प्रचलित है। ऐसी कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। वास्तव में इस प्रकार की कृषि में जंगलों एवं झाड़ियों को साफ कर मैदान बनाया जाता है, तत्पश्चात खेती की जाती है तथा उस जगह की उर्वरता शक्ति के समाप्त होने पर पुनः दूसरी जगह जंगलों को साफ कर कृषि योग्य भूमि बनाते हैं। ऐसी कृषि ही झूम कृषि कहलाती है। क्या है? यह है झूम कृषि। मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। इसका राइट आंसर है डी, अम्लीय होती है। कैसी है? अम्लीय। तो इस आंसर को हम ऐसे समझ सकते हैं, मानव पेट में आमाशय की प्रकृति अम्लीय होती है जो भोजन के पाचन में सहायक है। वास्तव में अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक, इसका पीएच मान 7 से कम होता है, जैसे एसिटिक अम्ल, सिरका, ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। जिस पदार्थों या यौगिक में अम्ल के गुण पाए जाते हैं वे अम्लीय कहलाते हैं। मानव आंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अधिकता से होने वाली बीमारी को अम्ला या एसिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों के विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया: दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, बड़ी पत्तियां, छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह को सही माना और समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत। ठीक, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंब करता है? अधिगम, सीखना। इसका आंसर होगा ए, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। इसको हम ऐसे समझेंगे, बच्चों द्वारा पत्तियों का वर्गीकरण जिसमें नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि को दवाओं के गुण वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां में बांटा है। यह वर्गीकरण का कम विशिष्ट एवं स्तरीकृत है। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? तो हम रखेंगे इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, मूल्यवान सामग्री रखी हो, उसका हम
ये नहीं, सॉरी ये गलत हुआ। इसका राइट आंसर हो रहा है सी, ABD, ABD अर्थात क्या है, ABD इसका राइट आंसर है। बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों के सामने समान रूप से रुचि कर लगे, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। ठीक है, इस आंसर को हम ऐसे समझ सकते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़कियों और लड़कियों को समान रूप में रुचि लगे, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप में से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक ही कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है, इसमें चुनना है कि वो कथन कौन सा है जो सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों को विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सब है, कौन है, तो इसका राइट आंसर है डी, सामूहिक क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। इस आंसर को हम ऐसे समझ रहे हैं, सामूहिक क्रियाकलापों से बच्चे प्रौढ़ों से सीखते हैं, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीख जाते हैं तथा सामूहिक क्रियाकलापों से बच्चों में बहस होती है जिसमें वे अधिक सीख सकते हैं, जबकि बच्चों के अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करना सामूहिक क्रियाकलाप से कोई संबंध नहीं है। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। एक है ऑप्शन निर्धारण, मापनीय, दंत कार्य, कार्य पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न, कौन इसमें बढ़िया होगा। इसका राइट आंसर है दत्त कार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये सही है, दत्त कार्य। इसको ऐसे समझेंगे, सामूहिक कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए दत्त कार्य सबसे उपयुक्त है, क्योंकि दल कार्य में बच्चे स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन करते हैं जिस पर किसी शिक्षक या अन्य बाह्य कारकों का दबाव नगण्य होता है। इस प्रकार के अध्ययन में शिक्षार्थी अपने भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं आदि को स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त कर सकते हैं, जिससे उनके सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं का आकलन आसानी से हो सकता है। 70 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। तो घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, कुछ सब्जियां फल होते हैं, है कि नहीं। तो इस आंसर को हम ऐसे समझ सकते हैं, निम्न क्रियाकलापों से कुछ सब्जियां फल होती हैं, यह विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। कुछ फलों को खाने, पकाने और भोजन तैयार करने में प्रयुक्त किया जाता है। इन वनस्पतिक फलों में कष्मांड जैसे रक्वैश, कद्दू और खीरा, टमाटर, मटर, सेम, बैगन आदि। फल एक परिपक्व अंडाशय है, अंडाशय के अंदर एक या अधिक बीजांड होते हैं। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तब क्या उन्हें कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपयुक्त प्रश्न पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। एक है प्रयोग, दूसरा है चर्चा, तीसरा है प्रश्न पूछना और चौथा अभिव्यक्ति। जिसका राइट आंसर है ए, प्रयोग नहीं है, नहीं दिखाई पड़ते हैं। तब इस आंसर को हम ऐसे समझ सकते हैं, जब विद्यार्थी किसी वयोवृद्ध व्यक्ति से ऐसे पौधे के बारे में
पूछेंगे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर विद्यार्थी के चर्चा, अभिव्यक्ति एवं प्रश्न पूछना के कौशलों के आकलन की संभावना है, किंतु प्रयोग कौशल का आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिन पौधों के बारे में पूछा गया है वे अब दिखाई नहीं देते, बहुत पहले वह देखे हुए थे ना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक की शैक्षणिक अभिप्राय नहीं है। शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, क्या चीज़ से नहीं है? ऑप्शन ए है बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। इसका राइट आंसर है सी, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। ठीक है। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी से रद्दी सामग्री के कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहना, बच्चों की रद्दी वस्तु का पुनः प्रयोग, रूपांतरण को समझना और बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, न कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना है। लिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ठीक, इसको हम पढ़ लिए। उसके बाद ऊपर दिए 4 प्रकारों के प्रश्नों के उत्तरों से होगा, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है पहले ऑप्शन देखिए, शिक्षकों का स्व आकलन, दूसरा है बच्चों और शिक्षकों द्वारा दोनों का स्व आकलन, तीसरा है शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, और डी है बच्चों का स्व आकलन। इसका राइट आंसर होगा बच्चों का स्व आकलन, डी आंसर। इस आंसर को हम ऐसे समझ सकते हैं, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थीं, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ये सभी मापनियाँ बच्चों द्वारा स्वाकलन के लिए निर्धारित की जाती है, जिससे बच्चे अपने क्रियाकलापों के उद्देश्यों की प्राप्ति में आई कठिनाइयों का आकलन करते हैं तथा शिक्षक की सहायता से इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। ऑप्शन ए है रूखी और बच्चों द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, बी है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, सी है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, डी है बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा संबद्ध होनी चाहिए। इसका राइट आंसर है डी, बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा संबद्ध होनी चाहिए, संबद्ध होनी चाहिए। तो इस आंसर को ऐसे समझ सकते हैं, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा बच्चों की दिन प्रतिदिन भाषा के संबद्ध होनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे आसानी से सीखते हैं। अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है, ठीक, जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तो ए है सृजनात्मकता का विकास करना, बी अवलोकन का विकास करना, सी वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डी डाटा संग्रह का विकास करना। तो इसका राइट आंसर है डी। क्या है डी? राइट आंसर डी में है ए बी सी। ए है सृजनात्मकता का विकास करना, बी है अवलोकन का विकास करना, और सी है वर्गीकरण कौशल का विकास करना। ये तीनों इसका राइट आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक